नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो अब जाकर प्लीज़ प्रीवियस पार्ट में सुनकर आइए। तब तक हम आज के स्टोरी की तरफ चलते हैं। और भाई स्टोरी कैसी लग रही है तो आप लोग तो बताते नहीं हो, चल छोड़िए, जाने दो। गाइस, मेरे पास अभी एक छोटा बच्चा है, उसका मम्मी मेरे पास छोड़ कर गई है। मतलब ये इतना परेशान कर रही है, मतलब मुझे अच्छे से रिकॉर्ड करना भी नहीं देता। अरे इधर बैठना। खैर छोड़िए, जाने दो। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, ये बच्चा तो रो रहा है और मुझे नहीं पता बच्चों को कैसे चुप कराते हैं। अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो उसको एक थप्पड़ मार के चुप करा लेती। भाई छोटा सा बच्चा है, मतलब 7-8 महीनों की। यार सॉरी गाइस। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमें आरोही का घर फिर से दिखाई जाता है, लेकिन इस बार सुबह का टाइम। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से होते हुए रूम में गिर रही होती। रूम की पर्दे हल्का सा हवा में हिल रही होती। तभी एक अलार्म बजता है। आरोही आंखें खोलती है। फिर वो बेड से उठकर जाके बाथरूम में शावर लेती है। फिर रेडी होके वो बाहर निकलती है। आरोही मिरर के सामने आके रेडी होती है। उसने आज एक लाइट पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहना था और वो तो बिना मेकअप में ही हमेशा खूबसूरत लगती है। उसे मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हल्का सा मेकअप करती है। फिर भी भाई हीरोइन है तो मेकअप की थोड़ा तो ज़रूरत होगी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वो रेडी होके नीचे आती है। नीचे उसकी माँ उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती और उसकी पापा यानी कि विक्रम प्रताप सिंह वो सोफे पे बैठकर कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती। आरोही बहुत प्यार से उसके पापा को गुड मॉर्निंग विश करती है और उसकी माँ को भी। उसकी पापा भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देता है। फिर उसकी माँ आरोही से कहती है, बेटा ब्रेकफास्ट कर ले, ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आरोही ठीक है माँ, ये बोल के जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसकी माँ थोड़ा मजाक में कहती है, बेटा डॉक्टर बनने से पहले खाना बनाना भी सीख लो। आरोही क्यूट सा पाउट बनाकर कहती है, मम्मा डॉक्टर बनने के बाद ही तो पेशेंट को बोलूँगी टाइम पे खाना खाना। तभी आरोही के पापा यानी कि विक्रम प्रताप सिंह वो भी आके आरोही के साइड टेबल पर बैठ जाते हैं। बेटा आज ड्राइवर छोड़ देगा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। तभी आरोही उनको प्यार से हग करते हुए कहती है, पापा मैं खुद चले जाऊंगी। तभी उसकी पापा कहता है, ठीक है लेकिन बॉडीगार्ड को भी साथ लेके जा। आरोही कहती है, पापा इन सब की क्या ज़रूरत है, मैं अकेले खुद चले जाऊंगी। ना ही मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत, ना ही मुझे कोई ड्राइवर की ज़रूरत है। मैं एक नॉर्मल इंटर्न हूँ, मुझे वीआईपी की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा कहता है, हाँ लेकिन तू मेरी बेटी है, पता है ना, हो सकता है मेरी वजह से तुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो, क्योंकि मेरी दुश्मन की कमी नहीं है। तभी उसके पापा आरोही के माँ के तरफ देखकर पूछता है, वैसे रुद्र कहाँ है? मैंने तो उसको कल से नहीं देखा जब से मैं वापस आया हूँ। हाँ पापा, वैसे भाई का कुछ काम पड़ गया तो इसलिए वो भी आपकी तरह सिटी से कहीं बाहर गए हैं। उसकी पापा कहती है, अच्छा लेकिन बेटा तू बॉडीगार्ड को भी साथ लेके जा। आरोही क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, पापा प्लीज़ मुझे कुछ नहीं होगा और सबको पता है मैं किसकी बेटी हूँ, तो किसको इतनी हिम्मत तो आएगी नहीं कि विक्रम प्रताप सिंह की बेटी को कोई किडनैप करे या और कुछ। आरोही ये बात बहुत प्राउडली कह रही होती। आरोही की पापा कहता है, अच्छा ठीक है मेरी डॉक्टर साहिबा। आरोही कहती है, जी पापा। ये बोल के वो अपनी ब्रेकफास्ट करने लगी थी। ऐसे ही कुछ देर बाद उसकी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके वो अपनी बैग पकड़े हुए आरोही घर के बाहर आती है और वो जाके अपनी कार में बैठती है और कार को स्टार्ट करके वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। आरोही अपनी कार ड्राइव करके जा रही होती। कुछ देर बाद ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिस वजह से सिग्नल रेड हो जाती है।
और उसकी पापा तो उसको पहले से ही बोल दिया था कि आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही होगा। आरोही अपनी लेफ्ट हैंड में लगे हुए घड़ी को देखती है। फिर वो क्या ही कर सकती है भाई, वेटिंग करती है सिग्नल ग्रीन होने की, क्योंकि भाई वो नेता की बेटी है तो क्या थोड़ी ना ट्रैफिक का रूल तोड़ सकती है। सबके लिए रूल एक जैसी होती है। और आरोही में एक बात अच्छी थी, कुछ लड़की होते हैं ना भाई, अगर अमीर हो तो भाई अक्कड़ दिखाएगी, घमंड दिखाएगी, लेकिन आरोही वो ऐसी नहीं थी। वो बहुत अच्छी थी। वो आज तक कभी भी उसके पापा के पावर को गलत यूज़ नहीं किया। उसके पास ये ईगो एटीट्यूड ये सब नहीं थी। मतलब एटीट्यूड थी भाई, लेकिन लिमिट तक। मतलब एकदम काइंड हार्टेड बंदी थी। तो आरोही अपनी कार के अंदर बैठ रही थी। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़। आरोही अपनी कार से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक बाइक पे पड़ती है और पिछली बार की तरह उस बाइक पे बैठी थी रित और उसके पीछे बैठा था राघव, यूजुअल केयरलेस पोजर। आरोही रित को देखकर खुद से कहती है, अरे इसकी कोई काम वाम नहीं है क्या? ये कुछ काम धंधा करती भी या नहीं? जब देखो घूमती रहती है, कभी बाइक पे तो कभी पैदल। रित ने एक ब्लैक टी शर्ट और उसके ऊपर एक डेनिम शर्ट जो कि बटन खुला हुआ था, और लाइट ब्लू जीन्स सच में काफ़ी सही लग रही थी, मतलब डैशिंग। इधर राघव रित से कहती है, पता है ना आज काम थोड़ा खतरनाक हो सकती है। रित कुछ जवाब नहीं देती है। फिर से राघव कहता है, यार तेरा ना कुछ अलग ही एटीट्यूड है यार, मुझे बहुत सही लगता है तेरी जो ये एटीट्यूड है। मतलब तू बोलता कम है लेकिन जो भी करता है ना पूरा हाई लेवल की। मैंने एकदम सही इंसान को चुनकर इस लाइन पे भर्ती किया है। जो भी कहे दम तो है तुझ में। रित कहता है, तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? हाँ, गाड़ियों के हॉर्न की तरह बजी जा रहा है। उसके बाद राघव चुप हो जाता है। वो चुपचाप बाइक के पीछे बैठ रहता है। रित बाइक पर बैठकर ट्रैफिक में इधर उधर अपनी नज़र दौड़ा रही थी। तभी एक 15 या 16 साल की लड़की हाथों में फूलों की टोकरी लेकर रित के बाइक के पास आती है। उस लड़की की मासूम फेस। वो लड़की धीरे से मासूम आवाज़ में रित से कहती है, दीदी फूल ले लो ना, भगवान के लिए मंदिर में चढ़ा देना। रित पहले तो वो लड़की को देखती है, फिर मना कर देती है। वो लड़की बहुत रिक्वेस्ट करके कहती है, दीदी एक फूल ले लो ना। रित फिर से मना करने को हाथ उठाती है। फिर रित की नज़र जाती है उस लड़की की फटे हुए कपड़े पे। फिर रित उस लड़की के पैर के तरफ देखती है जो कि चप्पल भी थोड़ा फट चुका था। फिर रित उस लड़की के मासूम सा चेहरा को बड़ी ध्यान से देखती है। थकी हुई लगती थी वो लड़की। रित थोड़ा रुक कर उस लड़की से पूछती है, बेटा सुबह सुबह तुम ट्रैफिक में स्कूल नहीं जाते हो? वो लड़की थोड़ा शर्माते हुए कहती है, हाँ जाती थी ना। रित थोड़ा सवालिया भरी नज़र से फिर से उस लड़की से पूछते, जाती थी मतलब अब क्या हुआ, अब नहीं जाते हो? वो लड़की कहती है, नहीं, क्योंकि अब मम्मी बीमार है, अभी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाती हूँ और इसको बेचती हूँ, और जो कुछ भी पैसा मिलता है इनमें से मम्मी के लिए दवाई ले आती हूँ। रित पूछते हैं, और तुम्हारी पापा? वो लड़की थोड़ा मायूसी हो जाती है और कहती है, नहीं, मेरी पापा तो बचपन में जब छोटी थी बचपन से ही मुझे छोड़ के चले गए हैं। तभी रित पूछती है, कहाँ? वो लड़की कहती है, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मम्मी कहती है जहाँ भगवान रहती है अब मेरी पापा वहाँ है, अब मेरी पापा वहीं पे ही रहती है। पीछे बैठा हुआ राघव भी इस मासूम लड़की की बात सुनकर आंखों में थोड़ा आंसू आ जाता है उसकी भी। उस लड़की की ये बात सुनकर रित की
आंखों में भी आंसू आ गया था। रीत अपनी आंखों के आंसू थोड़ा पोंछते हुए कहती है, बेटा ये सारे फूल कितना होगा? वो लड़की कहती है, हाँ 200 या 300 होगा। रीत थोड़ा चुप हो जाती है। तभी रीत कहती है, सिर्फ इतना ही? इतना में तुम्हारी मम्मी का दवाई का खर्च कैसे हो जाती है? एक काम करो, मुझे तुम सारे के सारे फूल दे दो। रीत की ये बात सुनकर उस लड़की के फेस पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाती है। उसके बाद रीत उस लड़की से सारा का सारे फूल खरीद लेती है। वो लड़की खुश होकर रीत से कहती है, थैंक यू दीदी। उसके बाद रीत उस फूलों को उस लड़की से हाथों से ला के राघव को पकड़ा देती है। राघव को उस फूलों को देते हुए कहती है, जाते जाते किसी मंदिर में इस फूलों को दे देना। राघव कहता है, अच्छा ठीक है, आज गैंगस्टर से थोड़ा फूल डिलीवरी बॉय बन जाता हूँ। इधर सिग्नल ग्रीन होता है और रीति के बाइक आगे बढ़ने लगती है। इधर बस थोड़ी ही दूर से ही कार के अंदर आरोही ये सब चुपचाप देख रही थी, मतलब देख चुकी थी, क्योंकि रीति की बाइक तो वो आगे बढ़ चुकी है अभी। फिर आरोही भी अपनी कार को आगे बढ़ाकर वहाँ से निकलने लगती है। आरोही ड्राइव कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो बस थोड़ा सा रीत के बारे में सोच रही थी। मतलब उस सीन जब रीत ने उस लड़की की सारे फूल खरीदी और उसको उस फूलों के दाम से भी ज़्यादा पैसा दिया। हाँ, आरोही ने देखा था कि रीत ने 500 रुपया दिया था। आरोही इतना तो नोटिस की थी, मतलब वो लड़की जितना भी फूल पकड़ा था, अगर उतना भी बेचकर वो 500 रुपया भी नहीं होता। और आरोही ने जब से ट्रैफिक में रुका था, तब से उस लड़की को देखा था। वो लड़की कहीं उधर जाता था तो कहीं उधर जाता था, लेकिन उससे कोई भी फूल नहीं ले रहा था। लेकिन जब वो लड़की रीत के बाइक के पास गया, रीत ने उससे सारे फूल खरीद लिया और वो जितना फूल खरीदा उससे भी ज़्यादा उस लड़की को उसने पैसा दिया। मतलब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट उसने उस लड़की की मदद की। तो रीत की ये बात पता नहीं क्यों आरोही को बहुत पसंद आती है। तुमने नोटिस की होगी, एक काइंड हार्ट पर्सन बहुत जल्दी पहचान जाती है एक काइंड हार्ट पर्सन को। वैसे ही कुछ आरोही भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट थी, वो बस मजबूरी से अंडरवर्ल्ड में कदम रखा है। ऐसे ही कुछ देर बाद आरोही हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो कार से उतरकर वो सीधा जाती है उसकी इंटर्नशिप वार्ड पे। वहाँ जाने के बाद उससे मिलती है राधिका, उसकी दोस्त। राधिका आरोही से पूछती है, क्या हुआ मैडम, आज इतना लेट? आरोही कैजुअली जवाब देती है, हाँ ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही था। उसके बाद आरोही उसको एक फाइल पकड़ते हुए कहती है, चल राउंड पे चलते हैं। फिर दोनों चलने लगते हैं। नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो इस स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था मुझे पता है, आप लोग बताते नहीं हो, लेकिन मैं वही बता देती हूँ। तो प्रीवियस पार्ट की लास्ट सीन में कुछ यूँ हुआ था, मतलब जब आरोही अपनी हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती तो तभी वो ट्रैफिक में रीत को देखती है और उसे देखकर वो अपनी मन में कह रही होती, इसका कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जब देखो तब घूमती रहती है। और क्या क्या हुआ था वो तो आप जाकर प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए, क्योंकि मुझे पर्सनली उस पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप भी जाइए और स्टोरी सुनकर आइए। तो चलते हैं आज के स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी को जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आरोही हॉस्पिटल में एक पेडियाट्रिक वार्ड के तरफ जाती है। आरोही अपनी वाइट कोट पहनकर वार्ड में एंटर करती है। एक नर्स आरोही को एक छोटी बच्ची के पास लेके जाती है। उस बच्ची की उम्र लगभग 7 या 8 साल होगी।
वो बच्ची दिल की पेशेंट मतलब हार्ट पेशेंट। आरोही उस बच्ची के पास जाती है। बच्ची का चेहरा पीला है पर आँखों में शैतानी चमक रही थी। आरोही उस बच्ची को देखती है। फिर वो नर्स आरोही से कहती है सॉफ्ट आवाज़ में, मैम इसकी नाम है मीरा, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम है, डर लगता है उसे। उसके बाद आरोही जाके उस बच्ची के पास बैठ जाती है। आरोही स्माइलिंग करके उस बच्ची से कहती है, मतलब मीरा से कहती है। आरोही कहती है, मीरा तुम्हें पता है तुम ना एंजल हो। मीरा उसकी थोड़ा आई ब्लिंक करके कहती है, मैं, पर एंजल के पास तो पावर होती है, पर मेरे पास तो कोई भी पावर नहीं है। उसके बाद आरोही अपना स्टेथोस्कोप को मीरा के हाथों पे पकड़ा देती है। आरोही कहती है, देखो ये हार्ट की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है ना। मीरा थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, हाँ। तभी आरोही कहती है, देखा तुम्हारे पास पावर है, हार्ट की आवाज़ सुनने की पावर, क्योंकि जो दिल की आवाज़ सुन लेती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। तभी मीरा अपनी हाथों को सीने पर रखकर सुनती है और कहती है, ये तो ड्रम जैसा बज रहा है। आरोही थोड़ा स्माइल करके कहती है, हाँ तुम्हारी दिल प्रैक्टिस कर रही है ताकि तुम रेस जीत सको। मीरा थोड़ा हंस देती है, फिर उसकी आंखों में थोड़ा आंसू आ जाती है। मीरा धीरे से कहती है, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। तभी आरोही मीरा की हाथ पकड़ के कहती है, चलो एक डील करते हैं। तुम एक बार आंखें बंद करोगी और मैं एक बार 1 2 3 बोलूँगी और उसके बाद दर्द भाग जाएगा। उसके बाद मीरा कहती है, अच्छा ठीक है, डील मंजूर। तभी वो नर्स इंजेक्शन को लाके आरोही को देती है। आरोही वो इंजेक्शन को हाथों में लेती है और मीरा से कहती है, चलो अपनी आंखें बंद करो, मैं 1 2 3 बोलूँगी और देखना दर्द कैसे गायब हो जाएगा। उसके बाद मीरा अपना आंखें बंद करती है। आरोही इंजेक्शन को लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो काउंटिंग करने लगती है। 1 2 और 3 बोलने से पहले ही वो मीरा को इंजेक्शन लगा देती है। मीरा को थोड़ा सा दर्द होता है और वो थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, अपने 3 नहीं बोला। आरोही कहती है, इसलिए तो एंजल को दर्द नहीं होता। आरोही की बात सुनकर मीरा थोड़ा हंस देती है। इधर बाहर मीरा की माँ परेशानी होके खड़ा था। उसके बाद आरोही बाहर आती है और उसकी माँ से सॉफ्टली कहती है। आरोही मीरा की माँ से कहती है, मीरा बहुत ब्रेव है, आप भी उसके सामने स्ट्रांग रहिए। तभी मीरा की माँ के आंखों में आंसू आ जाती है और वो आरोही से कहती है, थैंक यू डॉक्टर, ये पहली बार है किसने मीरा को हंसाया। ओके, ध्यान रखना उसका। ये बोल के आरोही दूसरे ओर चली जाती है। तो ये सीन हमें यही छोड़ते हैं। हम चलते हैं दूसरी तरफ, रीत के तरफ। शहर का बिजी मार्केट एरिया, वो मार्केट फुल क्राउड है, सब अपने ज़िंदगी में बिजी। उस भीड़ में रीत अपनी नॉर्मल कपड़ों में, उसकी हाथों में हेलमेट और बाइक को थोड़ी दूर पार्क की होती, और रीत ने अपनी कानों में एक छोटा सा ईयरपीस लगाया है। वही ईयरपीस के दूसरे ओर राघव थोड़ा सा आवाज़ में रीत से कहती है, टारगेट आज दिन के टाइम में निकल रहा है, रिस्की हो सकती है रीत। तभी रीत थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, क्या करूँ, रिस्क के बिना मुझे पैसा नहीं मिलता। इधर तभी दूर से एक लग्जरी कार स्लो होकर स्टॉप होती है। तभी इनके टारगेट उस कार से उतरता है। कुछ लोग उसे पहचान कर साइड होती है और उसकी बॉडीगार्ड आसपास। इधर रीत एक ठेले के पास खड़े होकर पानी पी रही है और उसकी नज़र पूरे फिक्स्ड। तभी एक
बुढ़िया वो धीरे धीरे रोड क्रॉस करने लगती है। कुछ कार जोर से हॉर्न बजाने लगती है और कुछ लोग जोर से चिल्लाते हैं। तभी रीत बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर उस बुढ़िया को साइड ही खींच लेती है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो बुढ़िया तो सेव हो जाती है लेकिन रीत यहाँ एक्सपोज हो जाती है। वो आदमी की बॉडीगार्ड की नज़र रीत पर पड़ जाती है। तभी एक बॉडीगार्ड कहती है, वो लड़की देखकर चल रही है। तभी रीत को समझ आ जाती है ओवरब्लोन। तभी रीत फटाक से उस ठेले से एक डंडा लेके एक बॉडीगार्ड के हाथों को मार के उसकी हाथों से गन गिरा देती है। और तभी एक दूसरी बॉडीगार्ड रीत के तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रीत तो भाई रीत है, उसके पास अच्छी खासी फाइटिंग स्किल थी। लेकिन रीत उस दूसरे बॉडीगार्ड को उसकी घुटने पे एक किक मार के उसको भी नीचे गिरा देती है। और रीत ये सब पूरा प्लानिंग के साथ कर रहा था, मतलब उसने हेड पे एक कैप पहना था और साथ ही साथ उसने फेस पे मास्क पहना था, क्योंकि भाई वही बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब कोई अगर उसका वीडियो बना लेता तो। उधर ईयरपीस के साइड से राघव रीत से कहता है, रीत लोग देख रहे हैं, आबरोड मिशन। रीत अपनी दांत पिसती हुई कहती है, आबरोड नहीं, फिनिश। उसके बाद रीत उस टारगेट के गाड़ी के पास भागने लगती है, मतलब जिसको इन लोगों ने टारगेट किया था। रीति फुल स्प्रिंट में उसके पीछे भागती है। ट्रैफिक के बीच जिंग जांग रीति अपनी बाइक को स्टार्ट करती है। वो फुल तेज़ से बाइक को स्टार्ट करके और फुटपाथ पे जितने भी गाड़ी थे उन सारे गाड़ियों को कट करके वो उस टारगेट के आगे अपनी बाइक की ब्रेक लगाती है। रीति को देखकर उस टारगेट गिर पड़ता है। तभी वो टारगेट घबराते हुए डरे हुए रीति से कहता है, जो बोलूँगी वो करूँगा, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूँगा। लेकिन रीत उस आदमी की बात कुछ भी नहीं सुनता। रीत अपनी उंगली को ट्रिगर पर रखती है, पता नहीं उसको क्या होती है, वो रुक जाती है। उसके बाद रीति कोल्ड आवाज़ में कहती है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है पर तुम्हारी गंदी किस्मत का बिल बाकी है। उसके बाद रीति उसको मारती नहीं, मतलब उसको गन से नहीं मारती, उसको एक थप्पड़ मार के नीचे गिरा देती है और उसकी फ़ोन लेके किसी इम्पोर्टेंट डाटा उस फ़ोन से निकाल लेती है। उसके बाद रीति भीड़ के तरफ देखकर कहती है, किसको चोट नहीं लगी, पीछे रहो। उसके बाद रीत अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल आती है। थोड़ी दूर में राघव उसका वेट कर रहा था। रीति राघव के सामने बाइक रोकती है, फिर राघव आके उसकी पीछे बैठ जाता है। राघव रीत से पूछता है, आज तूने काम पूरा क्यों नहीं किया? रीत बाइक की एक्सीलेटर थोड़ा मोड़ते हुए कहती है, दिन के उजाले में ज़्यादा खून दिख जाता है। उसके बाद राघव कुछ नहीं कहता है, ना ही उसे ज़्यादा कुछ सवाल करता है। उसके बाद वो दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ हमें एक कॉलेज का सीन दिखाई जाता है। कॉलेज में नॉर्मल डे चल रहा था। स्टूडेंट हंसते बोलते, कैंटीन से आवाज़, ग्राउंड में प्रैक्टिस। और इस कॉलेज में पढ़ रही है रीत की बहन प्रीति अपनी फ्रेंड के साथ चल रही होती। प्रीति उसकी क्लास के तरफ ही जा रही थी। तभी एक ब्लैक कार आके रुकती है कॉलेज की मेन गेट के बाहर। उस कार से पहले सिक्योरिटी लोग उतरते हैं। उसके बाद एक हैंडसम लड़का उस कार से उतरता है। डिसेंट ड्रेसिंग, थोड़ा एटीट्यूड, पर आंखों में थोड़ा सपनेस। तभी उस कॉलेज की प्रिंसिपल आगे बढ़कर उसे वेलकम करता है। वेलकम सर, कॉलेज के डोनेशन के लिए थैंक यू। वो लड़का फॉर्मल स्माइल देता है। फिर अचानक उसकी नज़र सीधा प्रीति पर पड़ जाती है।
प्रीति भी उसे देखती है पर वो तुरंत ही नज़र फेर लेती है। तभी वो लड़का प्रीति के तरफ देखकर खुद से कहती है, ये कौन है। उसके बाद वो लड़का वहाँ से प्रिंसिपल के साथ कैंपस टूर के लिए चल रहा होता। इधर प्रीति के कुछ दोस्त प्रीति से कहते हैं, वो तुझे ही देख रहा था। प्रीति थोड़ा एम्बारेस्ड होके कहती है, तुम लोगों चुप करो, अमीर लोग हम जैसे गरीब लोगों को देखते नहीं। तो ये सब ऐसे ही बात करते करते इनके क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मतलब शाम का टाइम। तो शाम का टाइम हमें दिखाया जाता है। इधर आरोही हॉस्पिटल से अपनी काम ख़त्म करके वो उसकी घर के लिए निकल रही होती। आरोही अपनी कार को ड्राइव करके जा रही होती। तभी वो देखती है रोड साइड पे भाई बेंच जैसा होते हैं ना, वहाँ लोग बैठते हैं, वहीं पे रीत बैठी है। आरोही रीत को देखकर वो स्लो करने लगती है। रीत उस बेंच पर चुपचाप बैठी है। उसका पोजीशन कुछ ऐसा है, मतलब साइड में उसकी बाइक खड़ा है और वो उस बेंच पे ऐसी बैठी है, मतलब अपनी दोनों हाथ सीने में बंद कर और वो आसमान के तरफ आंखें बंद करके वो ऐसी बैठी है, मतलब वो कुछ जैसे सोच रही है। ऐसे होते हैं ना जब लोग थक जाते हैं और वो हरास हो जाती है, तो उस टाइप पोजीशन में वो बैठी थी। तभी रीत को फील होती है कि उसके सामने आके कोई खड़ा हुआ है। पहले तो रीत कुछ रिएक्ट नहीं करती है, फिर वो धीरे से अपनी आंखें खोल के सामने देखती है तो सामने और कोई नहीं, आरोही खड़ी थी भाई। रीत आरोही को देखकर उसकी आंखें छोटी करके पूछते हैं, तुम यहाँ? हाँ, मैंने इस रोड से जा रही थी और मेरी नज़र अचानक यहाँ आ गई, तो मैंने देखा कि किसी दुखी आत्मा ने यहाँ बैठी है और वो दुखी आत्मा तुम हो, मुझे यहाँ आके पता चला। वैसे भाई भी तुम्हारी हाथ कैसी है? रीत कहती है, ओ मतलब हाथ कैसी है ये पूछने यहाँ आए हो? तभी आरोही कहती है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? रीत कहती है, हाँ पूछ सकते हो। तभी आरोही पूछती है, तुम करती क्या हो? रीत थोड़ा उसके तरफ देखकर कहती है, मतलब? तभी आरोही कहती है, क्योंकि मैं जब देखती हूँ तुम तो घूमती रहती हो, कभी पैदल तो कभी बाइक पे। रीत कहती है, तुम्हें अभी तक मेरा नाम भी पता नहीं, पर तुम मुझे इतना नोटिस करते हो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। रीत कहती है, ठीक है। तभी रीत कहती है, वैसे मेरी हाथ अब बिल्कुल ठीक है, मतलब पूरा ठीक हो चुकी है, तो अब तुम जा सकते हो और अब तो तुम्हें गिल्टी भी नहीं होगी कि। तभी आरोही फिर से पूछती है, उसे मैंने तुम्हें तुम्हारी नाम पूछा था, तुमने उस दिन बताया नहीं। तभी रीत थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, क्या बात है मैडम, मतलब नाम जानना है, मैं क्या करती हूँ काम भी जानना है, क्या करोगी ये सब जानकर? तभी आरोही कहती है, तुम्हें फिर से मेरी कार से उड़ाऊंगी। रीत थोड़ा हंस देती है, अच्छा। रीत कहती है, चलो अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी हो रही है तो मैं अपना नाम बता देती हूँ। एक्चुअली मेरा नाम रीत चौधरी है। आरोही कहती है, अच्छा वैसे तुम क्या करती हो? आरोही कहती है, यार मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, डॉक्टर हूँ ना, क्वेश्चन पूछने का कुछ ज़्यादा ही आदत है मुझे। इसका मतलब तुम ऐसा वैसा कुछ मत समझो, पता है ना मैं कौन हूँ। उसके बाद रीति उसे नीचे से ऊपर तक देखती है और कहती है, मिस इंडिया तो तुम हो ही नहीं। आरोही कहती है, मुझे मिस इंडिया होना भी नहीं है, वैसे तुम करती क्या हो? आरोही की बात सुनकर रीत थोड़ा रुक जाती है, फिर नॉर्मल होकर जवाब देती है, लोगों के काम आती हूँ। आरोही अपनी आईब्रो थोड़ा ऊपर करके कहती है, हैं ये कौन सा जॉब टाइटल है, सीवी में भी यही लिखती हो? रीत कहती है, रिज्यूम बनाने की टाइम नहीं मिलता। तभी आरोही पूछती है, हैं सोशल वर्कर हो? तभी रीति थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, लोगों को गार्ड करती हूँ, खुद को नहीं। आरोही थोड़ा सीरियस होके कहती है, तुम हर चीज़ों को जोक में घुमा लेती हो? तभी रीत फिर से एक हल्की सी हंसी के साथ कहती है, कुछ सच ऐसे होती है जिन्हें सीधा बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी आरोही कहती है, ओके इट्स योर चॉइस। उसके बाद आरोही कुछ और बोलने जाएगी, तभी उसकी फ़ोन रिंग करती है।
वो अपनी फ़ोन के स्क्रीन को देखती है तो नाम फ्लैश हुआ था, ब्रदर। तभी वो फ़ोन रिसीव करके कानों में लगाकर हेलो बोलती है। उधर से क्या बात होती है ये तो भाई उन दोनों को, भाई बहन को ही पता। लेकिन आरोही के फेस पे बहुत प्यारा सा स्माइल आ जाती है उसकी भाई की बात सुनकर। तो देखते हैं उसने क्या बोला है उसकी बहन से। इधर आरोही फ़ोन कट कर देती है। तभी आरोही रीत के तरफ देखकर कहती है, ओके, अगर फिर कभी मुलाकात होगी तो बता देना तुम्हारी पजल वर्क के बारे में। ये बोल के आरोही अपनी कार के तरफ आती है और वो कार में बैठकर कार को स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। इधर रीत उसकी कार के पीछे से उसको जाता हुआ देख रहा था। इधर आरोही वहाँ से जाने के बाद रीत फिर से वही बेंच पर बैठ जाती है और कुछ देर यूं ही ऐसे बैठने के बाद वो भी अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। तो हम भी चलते हैं। नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो स्टोरी की लास्ट पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो अब जाकर प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए। तो अब आते हैं आज के स्टोरी की तरफ। तो हमें रात का सीन दिखाई जाता है जहाँ रीति अपनी घर आती है। रीति थोड़ा थकी हुई लग रही थी। उसकी कपड़े में थोड़ा धूल मिट्टी लगा था, चेहरे पे थकान। रीति घर के अंदर एंटर करती है। उसकी बहन प्रीति टेबल पर बैठकर पढ़ रही होती। रीत को देखकर उसकी बहन कहती है, दीदी आप आ गई। रीति हल्का सा स्माइल करके कहती है, हाँ बस थोड़ा लेट हो गई। रीति पूछती है, माँ कहाँ है? उसकी बहन कहती है, हाँ उनके कमरे में है। ठीक है तू पढ़ाई कर। ये बोल के रीति अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगती है। रीति अपनी माँ के कमरे में धीरे से एंटर करती है तो देखती है उसकी माँ बेड पे आंखें बंद करके बैठी है। मतलब बेड को सर टिकाए वो आंखें बंद करके बैठी है। रीत धीरे से जाके उनके पैर के नीचे बैठ जाती है। उसके बाद उसकी माँ धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है रीत उनके पैर के पास। नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो आप प्लीज़ प्रीवियस पार्ट में जाकर सुनकर आइए। तब तक हम आगे चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था। तो प्रीवियस पार्ट की लास्ट सीन में कुछ यूँ हुआ था, मतलब जो रीत होती है उसको अपनी बॉस से ऑर्डर मिलता है कि लॉ मिनिस्टर की बेटी को किडनैप करने के लिए। उसकी बॉस उसे बताता है कि आज की टारगेट लॉ मिनिस्टर की बेटी है। उसके बाद राघव उसे एक फ़ाइल देता है और कहता है इस फाइल में लॉ मिनिस्टर की बेटी की पूरे डिटेल्स है। और रीत जब उस फाइल को खोल के उस फाइल में एक फ़ोटो थी और जब रीत उस फोटो को देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उस फोटो में और कोई नहीं, उस फोटो की आरोही की थी। तो और क्या हुआ था प्लीज़ जाकर उस पार्ट में सुनकर आइए। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ रीत अपनी बाइक ड्राइव करके जा रही होती। उसकी माइंड में बार बार आरोही का फेस आ रही होती। आरोही के हंसना, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा नाम, ये सारे उसको पूछना। तभी रीत को याद आ जाती है कि जब आरोही ने उसे बोला था तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तो रीत ने उसे बोला था तुम मिस इंडिया तो हो ही नहीं। ये सारे जब आरोही ने उसे पूछा था और इन दोनों के पहली मुलाकात हुआ था, रीत खुद से कहती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन है, काम का मतलब काम होता है। पता नहीं क्यों ये लड़की बाकी टारगेट जैसा नहीं लगती। रीत अपनी बाइक एक जगह पे रोक देती है। रीत अपनी बाइक से उतरकर हेलमेट निकालकर
गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, एक दो बार मिल चुकी हूँ, शायद इसलिए दिमाग बिगड़ रहा है। तभी उसकी बॉस की एक मैसेज आता है, शाम हो गई है, वो लड़की अभी निकल रही होगी, काम हो जाना चाहिए। हॉस्पिटल की गेट से नो फेल। रीति उस मैसेज को पढ़कर अपनी आंखें बंद करती है। डिसीजन नहीं, बस कन्फ्यूज़न। इधर दूसरी तरफ आरोही भी अपनी शिफ्ट ख़त्म करके वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती। वो अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात करके आ रही होती हॉस्पिटल से निकलकर। हाँ मम्मा, शिफ्ट ख़त्म हो गई, अब बस घर के लिए निकल रही हूँ। इधर थोड़ी दूर से रीत हेलमेट पहनकर आरोही को देख रही होती। रीत अपनी पैर आगे बढ़ाती है, फिर वो कुछ सोचकर रुक जाती है। रीत मन में कहती है, अगर ये काम मैं कर गई तो, अगर फिर कभी ये मुझे दिख गई तो तब सामने खड़ी होके उसे आंखें कैसे मिलाऊंगी। तभी आरोही के साइड एक फाइट कार आगे रुकती है। आरोही तो ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं करती है, लेकिन रीत समझ जाती है कि ये कार उसकी बॉस के आदमियों की है। तभी रीत अपनी फेस पे एक ब्लैक कलर की मास्क पहनती है और वो जल्दी से भागकर आरोही के पास जाके वो आरोही को उठा लेती है, ताकि उसके बॉस के आदमी उसे ना उठा पाए। आरोही डर जाती है और उससे थोड़ा छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, हेल्प, कौन हो तुम, हेल्प। ये बोल के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। रीत उसकी मुंह पे हाथ रख देती है और थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कहती है, बाइक पे बैठो चुपचाप। आरोही को ये वॉइस थोड़ा जाने पहचान लगती है, पर वो ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं करती है। आरोही कहती है, क्यों, तुम्हारी बाइक पे मैं क्यों बैठूं? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। और कौन हो तुम, मतलब तुम मुझे किडनैप करने वाले हो? रीत कहती है, नहीं, तुम्हें बचा रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, चुपचाप मेरी बाइक पे बैठो। आरोही, मैं तुम्हें कैसे भरोसा करूँ? तभी रीत थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, ठीक है, मत करो, मैं जा रही हूँ। और हाँ, थोड़ा उधर देखो, वो जो फाइट कार देख रहे हो ना, वो लोग तुम्हें किडनैप करने के लिए आए हैं। रीत यह बात उस वाइट कार के तरफ देकर बोल रही थी। आरोही कहती है, पर क्या पता तुम भी मेरी किडनैप करने वाले हो। आरोही फिर से कहती है, वैसे तुम मुझे बचा रहे हो या किडनैप करने वाले हो? रीति कहती है, दोनों। उसके बाद आरोही थोड़ा कंफ्यूज होके पूछती है, मतलब। फाइनली रीत अपनी मास्क उतार के कहती है, कुछ लोग तुम्हें उठाने चाहते थे, उनसे पहले मैंने तुम्हें उठा लिया। और आरोही जब रीत की फेस को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। आरोही कहती है, तुम? रीत कहती है, हाँ मैं। रीत थोड़ा गुस्सा होके कहती है, मेरे साथ चलो वरना यही मरो। उसके बाद आरोही कुछ नहीं कहती, वो बस मजबूरी में रीत की बाइक पे बैठ जाती है। रीत अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से तेज़ी से निकल जाती है। रीत अपनी बाइक उस वाइट कार की साइड से ही निकलता है, ताकि उन लोगों को लगे रीत ने आरोही को उठा लिया है। इधर रीत अपनी बाइक ड्राइव कर रही थी और आरोही उसकी पीछे बैठी हुई थी। आरोही थोड़ा शौक और रिलीफ के साथ रीत से पूछती है, मतलब तुम बुरी नहीं हो? रीत हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, बुरी का डेफिनेशन तुम्हारे पापा से पूछना। आरोही कहती है, मेरे पापा तुम्हें मार देंगे अगर पता चला ना। रीत कहती है, इसलिए पता नहीं चलना चाहिए। आरोही फिर से पूछती है, मतलब तुम यही काम करते हो, लोगों को किडनैप करते हो? रीत कहती है, हाँ, मतलब कुछ ऐसे ही सोच लो। आरोही पूछती है, तो फिर मुझे क्यों उन लोगों से बचाया? रीत कहती है, तुम सवाल बहुत करते हो, तुम्हें ये डॉक्टर की फील्ड में किसने घुसा दिया? तुम्हें तो लेक्चर की फील्ड में होना चाहिए था। आरोही कहती है, देखो, डॉक्टर भी
लेक्चर से ज़्यादा सवाल करते हैं। रित कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप अपनी ड्राइविंग करने लगती है। रित बाइक की मिरर से आरोही की फेस देखकर उससे कहती है, तो तुम लॉ मिनिस्टर की बेटी हो? आरोही बड़ी ही कॉन्फिडेंटली कहती है, क्यों, तुम्हें अभी पता चला? ओ अच्छा, समझ गई, मतलब तुम भी मेरी किडनैप करने के लिए आए थे और जब पता चला कि मैं होम मिनिस्टर की बेटी हूँ तो डर गई क्या मेरे पापा से? रीत कहती है, अच्छा मैडम, अभी भी मेरे पास मौका है, चाहो तो मैं अभी भी उन लोगों के पास तुम्हें पहुँचा दूँ। उसके बाद आरोही कहती है, अच्छा पता है ना उसके बाद मेरा पापा तुम्हारी हालत क्या करेगी? रीत कहती है, अच्छा तुम्हारी पापा मेरे हालत कुछ करने से पहले मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ, इसलिए तुम ज़्यादा मत बोलो और चुपचाप बैठे रहो। आरोही कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बहुत कुछ कर सकते हो मतलब क्या है तुम्हारी? रीति मन में कहती है, इस पागल लड़की को मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ और ये मुझे सवाल पे सवाल करी जा रही है। पता नहीं किस पागल ने इस पागल को MBBS की डिग्री दे दी। वैसे रीति, तुझे क्या ज़रूरत थी इसको बचाने के लिए? रीति बाइक की मिरर से आरोही की फेस को देख रही थी। वो आरोही बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी और उसके कुछ जुल्फ़े जो कि आरोही के फेस के सामने आ रही थी और वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रीत को उसके बॉस आरोही को जहाँ लाने के लिए बोला था वहाँ ना लेके वो यू टर्न मार के दूसरी ओर निकल जाती है। मतलब वो आरोही को उस अड्डा पे ना लेके वो सीधा उसको मेन रोड पे ले जाती है। रिद्धि आरोही से कहती है, वैसे VIP मैडम एड्रेस तो बताओ। आरोही कहती है, क्यों? रिद्धि कहती है, क्या मतलब, मैं तुम्हें रात भर मेरी बाइक पे इधर उधर घुमाऊँ क्या? तुम्हें तुम्हारा घर नहीं जाना है क्या? आरोही कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ बाइक पर बैठकर इधर उधर घूमना। रिद्धि कहती है, तो फिर एड्रेस बताओ। आरोही कहती है, एड्रेस सिविल लाइन्स, बड़ी सी कोठा, गेट पे ज़्यादा गार्ड्स मिलेंगे। उसके बाद रित कुछ नहीं कहती, वो बस एक स्माइल करती है। ऐसे ही कुछ देर बाद रित अपनी बाइक को स्टॉप करती है एक बड़ा सा घर के सामने। घर के बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड एंड घर देखने के लिए काफ़ी बड़े थे। रित कहती है, उतरो बाइक से। उसके बाद आरोही बाइक से उतरती है। मिनिस्टर की बेटी, घर से निकलते वक्त बॉडीगार्ड के साथ जाया करो। वैसे तुम्हारी पापा को तुम्हारी परवाह नहीं है क्या? आरोही कहती है, एक्सक्यूज़ मी, पहले तो ये मिनिस्टर की बेटी बोलना बंद करो, क्योंकि मेरा नाम आरोही है और मैंने पहले से ही बता चुकी हूँ। और दूसरी बात, मेरे पापा को मेरी बहुत परवाह है, वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैंने ही मना किया है उनको बॉडीगार्ड के साथ मुझे ना भेजने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, समझी? रित कहती है, अच्छा ठीक है, जाओ तुम घर, मैं भी चलती हूँ। उसके बाद रित अपनी बाइक घुमाती है। आरोही अपनी गेट के तरफ जाने लगती है। आरोही जाते जाते एक बार रित के तरफ पीछे मुड़कर देखती है। पता नहीं क्यों उसकी फेस पे ऑटोमेटिक एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रित अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है और आरोही उसे जाता हुआ देखती है वही स्माइल के साथ। उसके बाद आरोही अपने घर के अंदर आने लगती है। आरोही जब घर में एंटर करती है तो देखती है उसके माँ थोड़ा टेंशन या परेशान में और उसकी पापा किसको बार बार फ़ोन लगा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो दोनों कुछ टेंशन या परेशान में है। जब आरोही को उसकी माँ देखती है तो वो जल्दी से जाके उसको हग कर लेती है। तभी आरोही कहती है, पापा मम्मा क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी आरोही के पापा भी उसको जाके जल्दी से हग करके कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना, मैंने तुझे कब से कॉल करने की ट्राई कर रही हूँ, तेरी फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रही थी और लास्ट कॉल तो तेरी माँ की थी। तभी आरोही थोड़ा कंफ्यूज होके कहती है, पर इसमें टेंशन होने की क्या बात और घबराने की क्या बात है, क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? उसके बाद
आरोही के पापा उसके माँ को कुछ इशारा करती है, जैसे कि आरोही से कुछ ना बताने की, इसलिए उसकी माँ उससे कुछ बताती नहीं है। और आरोही फिर से उसके पापा से पूछती है, पापा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? उसके बाद उसकी पापा थोड़ा नॉर्मल होके कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस तेरी फ़ोन नहीं लग रही थी, इसलिए हम दोनों थोड़ा परेशान हो गए थे। आरोही कहती है, नहीं पापा, मुझे अब दोनों कुछ छुपा रहे हो, सच बताओ। आरोही की पापा मना करती है, लेकिन फिर भी आरोही जिद करती है कि आखिर क्या हुआ है। तभी उसकी पापा बताते हैं कि जब तू अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही होती, तभी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था और उसने बताया कि तेरी बेटी अब कुछ देर में ही किडनैप होने वाली है। ये सुनने के बाद से मैं तुझे कॉल कर रहा था, लेकिन तेरी फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। और अभी ही कुछ देर पहले रुद्र के साथ मैंने कुछ गार्ड्स को भेजा है तुझे ढूंढने के लिए। उसके बाद आरोही के पापा थोड़ा सीरियस हो के कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, आज के बाद तू गार्ड के साथ हॉस्पिटल जाएगी। आरोही कहती है, लेकिन पापा। उसके पापा कहता है, कुछ नहीं, ये मेरा लास्ट डिसीजन है और तुझे मानना होगा। तू बॉडीगार्ड के साथ ही हॉस्पिटल जाएगी और बॉडीगार्ड के साथ ही आएगी। उसके बाद आरोही कुछ नहीं कहती, वो हाँ बोल देती है, क्योंकि उसने अभी देखा है कि उसकी मम्मा और पापा कितने टेंशन में आ गए थे आरोही के लिए। उसके बाद आरोही वहाँ से अपनी रूम के तरफ जाने लगती है। जब वो अपनी रूम के तरफ जा रही होती तो उसकी माइंड में रीत की कही हुई बात सोच रही थी। मतलब जब रीति उसे बोला था कि जब घर से निकलते वक्त सिक्योरिटी के साथ या बॉडीगार्ड के साथ घर से निकलना। आरोही अपनी रूम में जाती है और अपना बैग को वही टेबल पर रखकर वो जाके बेड पे बैठ जाती है और फिर से रीत की बात सोचने लगती है कि रीत ने उसे बचाया। तो आज का स्टोरी बस इतना ही। सॉरी फॉर शॉर्ट पार्ट। नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो अब जाकर प्लीज़ प्रीवियस पार्ट में सुनकर आइए। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रीवियस पार्ट में आखिर क्या हुआ था। तो प्रीवियस पार्ट की लास्ट सीन में कुछ यूँ हुआ था। तो रीत की बॉस ने उसे ऑर्डर दिया था लॉ मिनिस्टर की बेटी को उठाने के लिए, यानी कि आरोही को किडनैप करने के लिए। लेकिन रीत जो होती है वो आरोही को अपना साथ तो लाती है, लेकिन उसको उसकी बॉस की बताई हुई जगह पे ना लेके, बल्कि वो आरोही को सेफली उसके घर छोड़ देती है। आखिर रीत ने ऐसा क्यों किया? क्या रीत ने आरोही को पसंद करती है या और कुछ वजह? और रीत के साथ उसका बॉस क्या करेगी जब उसकी बॉस को पता चलेगा कि रीत ने उसे धोखा दिया है? जिसको उसे उठाना था उसको ही उसने बचाया है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो और क्या क्या हुआ था जाकर प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए। तो अब आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें आरोही को दिखाई जाता है, जहाँ आरोही अपनी बेड पे बैठकर रीत के बारे में सोच रही होती। खुद से कहती है वो इतना रफ एंड स्ट्रेट है, पर जब मुझे वहाँ से ले जा रही थी उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। तुम कौन हो, हीरो या मेरे प्रॉब्लम? फिर ऐसे ही कुछ देर बाद आरोही अपनी सोच को साइड पे रखकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम पे चली जाती है। इधर दूसरी तरफ रीत अपनी बॉस के सामने चुपचाप खड़ी थी, सर झुकाए, और उसकी बगल में राघव खड़ा था। रीत की बस वहाँ के एक टेबल पे जोर से हाथ को मारते हुए कहता है, गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगा रीत, तुम कानून हो? तुमने मिशन
खराब किया? रीत कुछ जवाब नहीं देते। रीत ऐसे ही चुपचाप खड़ी होकर अपनी बॉस की सारी बात सुन रही होती। उसकी चेहरे पे थोड़ा चोट के निशान। उसके बाद उसकी बॉस कहता है, टारगेट बच गया और तुम हीरो बनने चली थी। रीत अपनी सीधी आवाज़ में कहती है, टारगेट जिंदा रहना चाहिए थी। ये ऑर्डर में नहीं था, पर गलत भी नहीं था। उसकी बॉस कहती है, यहाँ सही गलत नहीं होता रीत, यहाँ सिर्फ ही हुक्म होता है। रीत के बॉस रीत के थोड़ा पास आके कहता है, तुमने लॉ मिनिस्टर की बेटी को बचाया और अपनी सज़ा लिख दी। इधर राघव चुपचाप उसकी बॉस और रीत की बात सुन रहा था। उसकी बॉस रीत से कहता है, तुमने ऑर्डर तोड़ा। तभी राघव बीच में बोलने के लिए आगे जाता है। राघव कहता है, बस रीत ने सिचुएशन हैंडल, बस राघव ने इतना ही बोला था। तभी उसका बॉस राघव के तरफ घूरते हुए कहता है, तू चुप रहे। तभी उसकी बॉस रीत के तरफ देखकर कहता है, तुमने याद दिलाना पड़ेगा तुम कौन हो और यहाँ कौन सा रूल चलता है। यहाँ रूल लिखा नहीं जाता, यहाँ रूल याद दिलाया जाता है दर्द से। उसके बाद उसकी बॉस कुछ इशारा करता है। तभी दो लोग रीत के पास आते हैं। एक आदमी आके रीत की फेस पे एक पंच मारता है। उसके बाद दूसरे आदमी भी उसकी गालों पे एक जोरदार पंच मारता है। रीत की मुंह से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलने लगता है। रीति दांत भिजती है, आवाज़ नहीं निकलता है। रीति धीरे से पर स्ट्रांगली कहती है, याद तो पहले से ही है, पर शायद जमीर ज़्यादा याद आ गया। उसकी बॉस गुस्सा से हंसते हुए कहता है, जमीर, यहाँ जमीर जिंदा नहीं रहता। रीत, अगली बार अगर तूने ऑर्डर तोड़ा तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। उसके बाद उसकी बॉस राघव के तरफ देखकर कहता है, ले जा इसे और अगला मिशन रेडी रख। इस बार गलती की गुंजाइश नहीं। ये बोल के उसका बॉस वहाँ से चला जाता है। उसकी बॉस वहाँ से जाने के बाद राघव रीत के पास आता है और कहता है, तुझे क्या ज़रूरत थी उस लड़की को बचाने? रीत कहती है, पता नहीं, पर वो लड़की बहुत अच्छी है और मासूम भी। राघव कहता है, पागल है क्या? मैं तुझे पहले से ही बोला था कि इस काम में रिस्क होगा। मासूम लोगों की जान भी लेनी पड़ेगी, और वो बड़ी घर की लड़की, लॉ मिनिस्टर, आइन मंत्री की बेटी है। ये अमीरी वालों को कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। कहीं तू उस लड़की, इतना बोलकर राघव चुप हो जाता है। तभी रीत कहती है, क्या फालतू की बकवास कर रही है तू? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अभी घर जाना है। ये बोलकर रीत वहाँ से चली जाती है। रीत वहाँ से जाने के बाद राघव कुछ सोचने लगता है। इधर कुछ देर बाद रीत अपनी घर जाती है तो वो देखती है उसकी माँ खाने के टेबल के पास बैठी है। रीत अपनी माँ के पास जाती है। माँ आपने खाना नहीं खाया अभी तक? ये बोल के रीत अपनी माँ के बगल में बैठ जाती है। रीत की माँ रीत के तरफ देखकर कहती है, तू आ गई? इतना लेट घर कौन आता है? मैं तेरे इंतज़ार कर रही थी। तू खा लेगी तो ही मुझे भूख लगेगी। रीत कहती है, माँ मेरे काम ही ऐसे है, कभी कभी लेट हो सकती है। आप हर दिन इंतज़ार मत करिएगा, आप इतने देर तक भूखी मत रहिएगा। रीत की माँ प्यार से डांटते हुए कहती है, चुप, माँ के पेट बेटी से भरता है, रोटी से नहीं। उसके बाद रीत चुप हो जाती है। तभी उसकी माँ उसके चेहरे को ध्यान से देखती है और पूछते हैं, ये तेरे चेहरे पे चोट कैसे आई? रीत एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है
अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। रिद्धि अपनी झूठ को नॉर्मल बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, बस काम पे थोड़ा गिर गई। लेकिन रित की माँ को यकीन नहीं होता है। रित की माँ धीरे से रित के गालों को छूते हुए कहती है, पर गिरने से ऐसे चोट नहीं आती है बेटा। रित हल्का सा स्माइल के साथ कहती है, शायद ज़मीन जायदाद सकती थी। रित की माँ रित की बातों पे थोड़ा हंस देती है, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ा डर थी। रित की माँ कहती है, बेटा तू जो काम करती है मुझे नहीं पता क्या है, पर मुझे पता है तू खुद को खो रही है। रित के गले में कुछ अटक जाती है। रित कहती है, माँ मैं खुद को नहीं खो रही हूँ, बस घर चलाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। रित के हाथों को अपने हाथ में लेती है और कहती है, रित के माँ कहती है, घर पैसों से नहीं चलता रित, घर लोगों से चलता है और तू ही घर है। रित अपनी माँ की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाती है, पर वो रोक लेती है। रिति टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे माँ चलो पहले खाना गरम कर देते हैं, तुम भी खा लो। और प्रीत, इसने खाना खाया या नहीं? उसके माँ कहती है, हाँ प्रीत ने खाना खा चुकी है। उसके बाद रित अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। उसकी माँ कहती है, पहले तू खा। फिर ये दोनों माँ बेटी खाना खाने लगते हैं। कितने अजीब है ना, अंधेरे में लड़ने वाली लड़की घर आकर सिर्फ एक बेटी बन जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद रित और उसकी माँ दोनों मिलकर खाना ख़त्म करके रित पहले उसके माँ को उसके रूम तक छोड़ने जाती है, फिर वो अपनी रूम में आती है। रित अपनी रूम में आकर एक लंबी सांस लेके बेड पे लेट जाती है, जैसे कि बहुत सारे थकान के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है। रिति बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद करती है। फिर पता नहीं क्यों अचानक आरोही की फेस उसके सामने आ जाती है। रिति बेड से उठकर बैठ जाती है। कुछ चेहरा दिमाग से निकल जाते हैं, पर कुछ चेहरे दिल में रह जाते हैं बिना परमिशन के। ऐसा ही कुछ हाल था रित का। रित की आंखों के सामने आरोही का चेहरा आ जाती है। रिति धीरे से खुद से कहती है, बड़ी अजीब लड़की है, VIP होने के बाद भी नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। रिति खुद को रोकने की कोशिश करती है, पर उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। पागल लड़की, ये बोल के रिति दोबारा बेड पे लेट जाती है और वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। तो ये सीन यही ख़त्म होती है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह आरोही रेडी होकर अपनी रूम से नीचे आती है। बैग कंधों पे। लॉ मिनिस्टर यानी कि आरोही के पापा डाइनिंग टेबल के पास बैठकर चाय पी रहे होते और डोर के पास 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं। आरोही एक बार उन बॉडीगार्ड के तरफ देखती है, फिर उसकी पापा से कहती है, पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। आरोही की पापा कहता है, मुझे पता है तू ठीक है, लेकिन मेरी फ़र्ज बनता है मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना, और कल की वो इस इंसिडेंट के बाद मैं तुझे लेके कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। आरोही कहती है, ओके पापा, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद आरोही थोड़ा मजाक में कहती है, पापा आपके ये बॉडीगार्ड को बोलो मेरे पेशेंट के लिए भी ड्यूटी करे। उसके बाद आरोही के पापा हंसी के साथ कहता है, डॉक्टर साहिबा, तुम्हारे पेशेंट को वायरस से खतरा है और तुम्हें लोगों से।